Good morning student, welcome to Hack Your Bug. In today's video, I am going to discuss operators with you all. But before diving into this video, मैं आपको एक request करना चाहती हूँ. If you want to learn C++ from very beginning, तो आपको इसी playlist में सारी videos मिल जाएंगी. आप जाकर lecture wise order में उनको follow कीजिए, वहाँ से सीखिए और practice कीजिए. सिर्फ theory learn करने से कुछ नहीं होगा. आपने notice किया होगा कि मैं videos में आपको theory बहुत कम सिखाती हूँ because theories तो आप अपने college में आसानी से पढ़ सकते हैं. आपकी जो lacking होती है वो आपके practicals में होती है. इसीलिए मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट का कोड करके दिखाती हूँ सो दैट आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर उस टॉपिक के साथ ज़्यादा अच्छा हो. ऑपरेटर इज़ अ वेरी 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 बिग टॉपिक. ये एक दिन में फिनिश नहीं होगा बिकॉज इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं. सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम इसको पार्ट वाइज कवर करेंगे. बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है बिकॉज जितने भी डिबगिंग के क्वेश्चंस आते हैं आपने बहुत सारे कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा या फिर जब भी आप किसी हैकाथॉन वगैरह में भी पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ पे कुछ डिबगिंग के प्रॉब्लम्स आपको मिलते हैं तो वहाँ पे या फिर एमसीक्यूज में भी स्पेशली आपको ऑपरेटर्स की बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे. इवन स्टूडेंट्स को ऑपरेटर तो पता होता है बट उन ऑपरेटर्स को कैसे कब और कहाँ यूज़ करना ये उनको बहुत अच्छे से नहीं पता होता. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक. व्हाट इज एन ऑपरेटर? काइंडली कंसीडर इट एज एन. ऑपरेटर्स आर बेसिकली सिंबल्स जिनको कि हम यूज़ करते हैं कुछ मैथमेटिकल और लॉजिकल कंप्यूटेशंस के लिए और ये किसी सेट ऑफ वैल्यूज़ या गिवन वैल्यूज़ पे परफॉर्म की जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने मैथमेटिक्स में यूज़ किया होगा 10 + 20. अब यहाँ प्लस क्या है? दिस इज एन ऑपरेटर. और 20 और 10 क्या है? दीज आर वैल्यूज. और what about 10 + 20? This is called expression. This is called expression. So C++ operators are the symbols that operate on values to perform specific mathematical or logical computations on given values. In this expression, 10 and 20 are values. Let's suppose a plus b. This is also an expression. इसको हम क्या बोलेंगे? Expression. What about this plus? This is operator. And what about this a and b? These are known as operands. What are they? Operands. अभी हमने क्या सीखा? In this expression a plus b, this is what? Operand. So an operand is a value or expression that is manipulated by an operator. अब a plus b को कौन मैनिपुलेट करेगा? प्लस मैनिपुलेट करेगा. और प्लस क्या है? ऑपरेटर. यहाँ आपको दो वर्ड मिलेगा, पहला वैल्यू और दूसरा एक्सप्रेशन. अब इस केस में a और b क्या है? वैल्यूज हैं. बट व्हाट अबाउट c माइनस d? a प्लस b माइनस c प्लस d. चलो c प्लस d ले लेते हैं. सो दिस इज व्हाट? ऑपरेटर. And this whole is what? Expression. Expression 1. And this whole is what? Expression 2. तो अब आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया. वैल्यू और एक्सप्रेशन हमने क्यों लिखा? वैल्यू अगर इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन है तो, और एक्सप्रेशन जब हम कोई कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं तो उसमें जो सिंगल एक्सप्रेशन होगा, सिंगल ऑपरेंड होगा, वो भी तो एक एक्सप्रेशन हो सकता है. सो ए प्लस बी इज an operand and c plus b is another operand. अब इन्हीं एक्सप्रेशन पे या ऑपरेंड पे ऑपरेटर क्या करेगा? कोई भी टास्क परफॉर्म करेगा. सो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी हम ऐसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. लेट्स सपोज एक और एक्सप्रेशन की बात करें, a प्लस बी माइनस सी प्लस डी इंटू a माइनस बी प्लस सी माइनस डी. दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन. अब यहाँ पे ऑपरेंड क्या है? ऑपरेटर क्या है? तो फर्स्ट गो में ये है हमारा फर्स्ट ऑपरेटर और दिस होल इज व्हाट? आवर ऑपरेंड 1. ऑपरेंड 1 एंड दिस होल इज व्हाट? ऑपरेंड 2. जब हम ऑपरेंड 1 को सॉल्व कर रहे होंगे यूजिंग BODMAS तो यहाँ पे फिर क्या होगा हमारा? लेट्स सपोज दिस इज आवर ऑपरेंड 1, दिस इज आवर ऑपरेंड 2 एंड दिस इज व्हाट? ऑपरेटर. कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन हो या फिर सिंपल एक्सप्रेशन हो, ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया. यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी मेंशन किया 7 + y में 7 और y क्या है? ऑपरेंड है. 7 को हम वैल्यू भी बोल सकते हैं बिकॉज हमने यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट लिटरल हमने यहाँ पे यूज किया है.
और प्लस साइन क्या है हमारा, ऑपरेटर है। इन x इंटू 5, x क्या है हमारा ऑपरेंड है, 5 भी ऑपरेंड ही है, बट इसको हम लिटरल भी बोल सकते हैं, एंड द मल्टीप्लीकेशन इज द ऑपरेटर। ऑपरेटर्स की जो टाइप होते हैं इनको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज नंबर ऑफ ऑपरेंड के बेसिस पे, और सेकंड इज दिस इज अ मिस्टेक, सेकंड वन इज टाइप ऑफ ऑपरेशन, या फिर ओनली ऑपरेशन भी आप बोल सकते हैं। वेल, नंबर ऑफ ऑपरेंड के बेसिस पे और टाइप ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे, मींस कि लेट सपोज हमने लिखा है x प्लस वाई, तो पहला क्लासिफिकेशन हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड, मींस यहाँ पे ऑपरेटर क्या है हमारा, दिस इज आवर ऑपरेटर, तो इस ऑपरेटर को कितने ऑपरेंड चाहिए, नंबर ऑफ ऑपरेंड, इसके लिए 2 ऑपरेंड्स आर नीडेड। और सेकंड क्लासिफिकेशन हम करेंगे टाइप ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे, मींस ये जो प्लस ऑपरेटर है ये किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो अभी कंफ्यूज मत होना, अगर आपको लग रहा होगा ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं, तो सिमिलर बिल्कुल भी नहीं है, आगे मैं आपको ये क्लैरिफाई करूंगी। ये आपको समझ में आ गया कि हम अपने ऑपरेटर को दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला कि उस ऑपरेटर को कितने ऑपरेंड चाहिए किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, और फिर वो ऑपरेटर किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। So here is our operators on the basis of number of operands. पहला क्लासिफिकेशन हमने क्या किया था, नंबर ऑफ ऑपरेंड के बेसिस पे। तो इस बेसिस पे अगेन हम 3 टाइप से अपने ऑपरेटर्स को डिवाइड कर सकते हैं। पहला यूनरी ऑपरेटर, दूसरा बाइनरी ऑपरेटर और तीसरा टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर्स आर बेसिकली दैट ऑपरेटर्स जिनको की एक सिंगल ऑपरेंड चाहिए ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ऐसा लिखा हुआ ए प्लस प्लस। अब यहाँ पे प्लस प्लस क्या है हमारा, एक ऑपरेटर है, और इसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कितने ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट है, ओनली वन, दैट इज ए। सो हियर प्लस प्लस इज व्हाट, यूनरी ऑपरेटर। अब यूनरी ऑपरेटर अकेले नहीं होते हैं, इनके बहुत सारे टाइप्स हैं। सो हियर इज आवर टाइप्स ऑफ यूनरी ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि मैंने अभी आपको वहां दिखाया। सेकेंड इज योर डिक्रीमेंट ऑपरेटर। थर्ड इज यूनरी प्लस ऑपरेटर। Fourth is unary minus operator. Fifth is logical not. Sixth is bitwise not operator. Seventh is address of operator. Eighth is dereference operator. Ninth is size of operator. तो अभी इन सारे ऑपरेटर को डिटेल में मैं आपको यहाँ नहीं एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आपको इनके ऑपरेशन सिखाने जरूरी हैं, और उसमें आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो इसलिए अभी आप बस इनके क्लासिफिकेशन को देखो। सारे ऑपरेटर्स को मैं उनके ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन का जब क्लासिफिकेशन समझाऊंगी वहां पे डिटेल में आपको समझाऊंगी, बिकॉज ये जो ऑपरेटर है बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, ये बिटवाइज ऑपरेटर का एक टाइप है, ठीक है। तो वहां पे फिर से रिपीट हो रहा होगा तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, अगेन ये रिपीट होगा लॉजिकल ऑपरेटर्स में, ठीक है। फिर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये अगेन रिपीट होगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं इनका बहुत डिटेल आपको नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे बस आप इतना जान लो कि इनका क्लासिफिकेशन कैसा है। बिकॉज क्या है ना, कहीं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या दूसरे ट्यूटोरियल्स में या फिर बुक्स में जब आप पढ़ोगे तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूजन ये होता है, ये सारे ऑपरेटर्स अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं, कहीं भी आपको एक तरीके का हायरार्की या फिर एक तरीके का क्लासिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो इट्स बेटर कि आपको पहले समझ में आ जाए बहुत अच्छे से कि ये ऑपरेट कैसे होते हैं, फिर इनको क्लासिफाई तो आप अपने अकॉर्डिंग कर ही लोगे, क्योंकि सारे ऑपरेटर्स को तो पहले आपको ऑपरेशन परफॉर्म करके सीखना है। तो जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वहीं पे नंबर ऑफ ऑपरेंट देखकर आप गेस कर सकते हो कि ये किस टाइप का ऑपरेटर हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंट। तो इसके साथ बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। नाउ द नेक्स्ट इज बाइनरी ऑपरेटर। अब यूनरी में हमने क्या देखा, एक ऑपरेंट चाहिए, बाइनरी में क्या होगा, 2 ऑपरेंट चाहिए होगा। अब बाइनरी ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर दैट रिक्वायर्स 2 ऑपरेंट्स। कैसे, लेट्स सपोज x प्लस वाई, दिस इज प्लस ऑपरेटर, और इसको कितने ऑपरेंट चाहिए, 2 ऑपरेंट। क्या कभी आपने प्लस को एक सिंगल वैल्यू के साथ ऑपरेट होते देखा है, नहीं। क्या माइनस हम सिंगल वैल्यू के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, अरिथमेटिक की मैं बात कर रही हूँ, नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लाई क्या हम सिंगल वैल्यू के साथ कर सकते हैं, नहीं। तो दीज आर बाइनरी ऑपरेटर्स, क्योंकि इनको ऑपरेशन के लिए 2 ऑपरेंट की रिक्वायरमेंट है। x प्लस वाई, 10 प्लस 20, 30 माइनस 10, 30 इंटू एक्स। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेटर। अब जैसे यूनरी ऑपरेटर में मैंने आपको दिखाया टाइप्स ऑफ यूनरी ऑपरेटर, तो यहाँ पे क्या है ना, इनके सब टाइप्स नहीं है, ये सब सिंगल सिंगल ही है, इनके सब टाइप्स नहीं है। बट इन द केस ऑफ बाइनरी ऑपरेटर इन सब के सब टाइप्स अवेलेबल हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इनमें प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिलेशनल ऑपरेटर। थर्ड इज योर लॉजिकल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, और फिर कुछ मिसलेनियस या फिर अदर बाइनरी ऑपरेटर भी हम इनको बोल सकते हैं। तो ये क्या है हमारे टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेटर, बट ये कलेक्शंस हैं। इसलिए अब देखो यहाँ पे मैंने ऑपरेटर्स लिखा है, ये कलेक्शंस है, इन सब के पास
अपनी एक सेट ऑफ ऑपरेटर्स है, इन सब के पास इनके सेट ऑफ ऑपरेटर्स हैं जो आप आगे फिर से देखोगे। नाउ थर्ड इज योर टर्नरी ऑपरेटर। अब जैसे हमने यूनरी में देखा एक ऑपरेंड चाहिए, बाइनरी में देखा 2 ऑपरेंड चाहिए, तो टर्नरी को कितने ऑपरेंड चाहिए? 3 ऑपरेंड चाहिए। वेल अब हमारे पास जो टर्नरी ऑपरेटर है ना वो एक ही है, कुछ इस टाइप का होता है। इसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे एक वैल्यू चाहिए होती है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, या फिर मैं इसको ऑपरेंड भी बोल सकती हूँ। सो ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 एंड ऑपरेंड 3। ठीक है, इस ऑपरेंड की जगह पे मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन भी लिख सकती हूँ, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 3। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। ये भी कंडीशनल ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है, तो जब मैं वहां बताऊंगी तो वहां देखना आप। So it takes 3 operands and evaluates a condition, returning one of 2 values based on whether the condition is true or false. If this condition is true, then this value will be returned, and if this condition is false, then this value will be returned. तो इस तरीके से ये शॉर्ट हैंड है इफ एल्स स्टेटमेंट का भी। अगर आपको एक सिंगल लाइन में इफ एल्स लिखना है तो आप इस तरीके से टर्नरी ऑपरेटर यूज करके भी लिख सकते हो। नाउ टाइप्स ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। सो व्हाट आई सेड यू कि टाइप्स इसका नहीं होता है, इसका बस एक सिंगल टाइप होता है, कंडीशनल ऑपरेटर, दैट्स इट। सो वी हैव डन विद आवर फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज नंबर ऑफ ऑपरेंड। यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, अगेन रिवाइज कर लो, यूनरी, बाइनरी, और फिर थर्ड देखा हमने टर्नरी। वो ऑपरेटर जिसको सिंगल ऑपरेंड चाहिए यूनरी, जिसको 2 ऑपरेंड चाहिए बाइनरी, और जिसको 3 ऑपरेंड चाहिए टर्नरी। द नेक्स्ट वन इज योर टाइप ऑफ ऑपरेशन। अब अपने ऑपरेटर्स को हम टाइप ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज योर अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकेंड इज योर रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड इज योर लॉजिकल ऑपरेटर, फोर्थ इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर, फिफ्थ इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, सेवेंथ इज कंडीशनल ऑपरेटर, एट्थ इज बिटवाइज ऑपरेटर, एंड नाइन्थ इज योर स्पेशल ऑपरेटर। अब जितने भी ऑपरेटर्स आपने पहले पढ़ रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, वो सब इन्हीं कैटेगरीज में वापस फॉल करेंगे, तो इसीलिए मैंने आपको पहले उनको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है। अब हम डिटेल में यहाँ देखेंगे। नाउ व्हाट अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, या फिर ये सारे ऑपरेटर, अगेन इनके पास एक कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर्स हैं, सेट ऑफ ऑपरेटर से कोई भी ऐसा ऑपरेटर नहीं है जो सिंगल है, सबके पास कलेक्शन है। सो व्हाट अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अगेन वो ऑपरेटर्स जिनको कि हम अरिथमेटिक और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, कितने टाइप कौन कौन से होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो। वन बाय वन इनको हम डिटेल में देखेंगे कोड के साथ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडिशन के साथ। लेट्स सपोज आई हैव अ वेरिएबल ए, और यहीं पे बी और सी भी रख ले, क्या, बी सी। ठीक है, इनको वैल्यूज भी दे देते हैं, ए में वैल्यू नहीं देते हैं, बी इज इक्वल्स टू 20, सी इज इक्वल्स टू 30, ऐसा। ए सेव करके रन किया, ए इज इक्वल्स टू 50। एक तरीका ये भी है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली ही ऐड भी कर सकती हूँ, बी प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। सेव किया, रन किया, डायरेक्टली मैंने वेरिएबल्स को यूज कर लिया है। ये भी हम कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ इंटीजर के साथ आपको करके दिखा रही हूँ, जितने भी ऑपरेंड्स हैं हमारे वो सब इंटीजर्स ही हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 इंटीग्रल वैल्यू को डायरेक्टली भी ऐड कर लिया। आई कैन ऑल्सो डू लाइक दिस, दोनों इंटीग्रल वैल्यू को मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूँ एंड देन सेव एंड रन। ओके, मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करती हूँ। मैं यहाँ पे आपको एडिशन ही तो दिखा रही हूँ, तो यहाँ लिख देते हैं एडिशन। अब वैल्यूज लेके आपको करने आ गया, आप वैल्यूज को सम करके किसी वेरिएबल में स्टोर करके भी प्रिंट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हो। अब मैं आपको वैल्यूज में चेंज करके दिखा रही हूँ। अभी तक मेरे पास मैंने दोनों इंटीजर ऑपरेंड ही चूज किए थे। अब ए प्लस बी, अभी मैं क्या करती हूँ, 2 कैरेक्टर को ऐड करके आपको दिखाती हूँ। इसको भी आप ऐसे कर सकते थे, कैर
कैर सी इज इक्वल्स टू ए और बी इज इक्वल्स टू बी। ए में ए रख दिया, बी में बी रख दिया, और मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ए प्लस बी को ऐड कर दूंगी। ए एंड बी बोथ आर कैरेक्टर्स। तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, सॉरी आई मिस टर्मिनेटर, सेव किया एंड रन किया, 131। अब ये 131 क्यों मिला आपको, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ये जो एडिशन है ना, ये रिजल्ट में आपको इनका इंटीजर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है बाय डिफॉल्ट, बिकॉज आपने यहाँ पे ए क्या लिया था, कैरेक्टर लिया था, बी क्या लिया था, कैरेक्टर लिया था। ए और बी क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू है कैपिटल ए, बी की वैल्यू है कैपिटल बी। तो कैपिटल ए क्या होता है 65 और बी होता है 66। तो 65 प्लस 66 इज इक्वल्स टू 1 और 13, यही तो होता है, ठीक है। तो आपको रिजल्ट में बाय डिफॉल्ट क्या मिला, इसका इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन मिला। बट आप चाह रहे थे कि नहीं, आपको कैरेक्टर ही चाहिए, बिकॉज आपने कैरेक्टर में एडिशन परफॉर्म किया है और आप चाहते हो कि रिजल्ट भी मुझे कैरेक्टर में ही मिले। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अभी हम टाइप कास्टिंग नहीं सीखेंगे, मैं आपको एक शॉर्टकट यहीं पे बता देती हूँ। कैरेक्टर टाइप का ही मैंने सी बना लिया और इस सी में ए प्लस बी का सम स्टोर कर दूंगी। तो ये दोनों कैरेक्टर है और जिस कंटेनर में मैं इनका सम रखने जा रही हूँ वो भी कैसा है, कैरेक्टर टाइप का ही है। तो पहले इन दोनों को सम किया जाएगा इंटीजर में, उसके बाद क्या होगा, इनके सम का कैरेक्टर फॉर्म कहाँ रखा जाएगा, सी में, और यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर लेना है सी। तो देखो रिजल्ट में अब क्या मिलेगा आपको, एक सिंबल मिला आपको, है ना। ये इसलिए मिला बिकॉज 131 का जो आस्काई रिप्रेजेंटेशन है वो ये सिंबल है, इसीलिए आपको ये सिंबल एज अ रिजल्ट मिल रहा है। दो इंटीजर का सम हमने करके देख लिया, दो कैरेक्टर का सम हमने करके देख लिया। अब एक इंटीजर और एक कैरेक्टर करते हैं। 10 में मैंने बी ऐड कर दिया है, ठीक है, और मैं रख कहाँ रही हूँ, एक कैरेक्टर में रख रही हूँ। तो अब क्या मुझे रिजल्ट में मिलेगा, पहले आप इसको मैनुअली सॉल्व करके देखो। 10 कैसा है, एक इंटीजर है, बी कैसा है, एक कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर की वैल्यू कितनी है, 66 है। 66 प्लस 10 क्या होगा, 76। आपको डेटा टाइप पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि वेदर वी आर राइटिंग कैरेक्टर और इंटीजर, कुछ भी हम लिख रहे हैं, जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं बैकएंड में, वो पहले डेसिमल में कन्वर्ट होता है, देन बाइनरी में कन्वर्ट होकर ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, फिर वो बैक टू डेसिमल, और उसके बाद जब हम उसको स्टोर करने जाते हैं तो वो डिपेंड करता है कि हम वैल्यूज कहाँ रख रहे हैं, किस टाइप के डेटा वेरिएबल में हम वैल्यू रख रहे हैं, उस अकॉर्डिंग वो वैल्यू रखी जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, यहाँ पे इनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर दोनों का एडिशन होगा, और एडिशन करने के बाद इनको वापस सी में स्टोर कर दिया जाएगा। अब ये सी किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, तो आपको रिजल्ट किस में मिलेगा, कैरेक्टर में मिलेगा। इस 6 का जो भी कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन है एल है, कैपिटल एल, और अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूं 10 प्लस बी, तो आपको क्या मिलेगा, 76 मिलेगा। ऑलराइट, अगर मैं यहाँ पे 50 करूं, तो मैंने दो इंटीजर को ऐड करके कहाँ रखा है, कैरेक्टर में रखा है। तो सबसे पहले ये दोनों इंटीजर फॉर्मेट में ही ऐड हो जाएंगे, दैट इज 60। नहीं, ऐसा करते हैं, इसको 60 कर लेते हैं। 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 70 हो जाएगा, और अब 70 कहाँ रखा जाएगा, कैरेक्टर फॉर्म में। तो अब जब मैं सी प्रिंट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 70 का कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन एफ। ऑलराइट, अब अगर मुझे ये इंटीजर में चाहिए था तो मैं क्या कर सकती थी, यहाँ पे अगर मैं 10 प्लस 60 लिखती तो ये मुझे इंटीजर में मिलता। तो ये कैरेक्टर और इंटीजर मुझे किस बेसिस पे मिल रहा है, इस बेसिस पे मिल रहा है कि मैं ये जो मैं वैल्यू डिस्प्ले कर रही हूँ, मैं वैल्यू कैसे डिस्प्ले कर रही हूँ। अगर मैं सी की डिस्प्ले कर रही हूँ तो सी क्या है, कैरेक्टर है, तो मुझे यहाँ पे कैरेक्टर मिल रहा है। बट अगर मैंने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल मेंशन नहीं किया है, या फिर मैंने इसको टाइप कास्ट नहीं किया, मतलब किसी दूसरे टाइप में चेंज नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा, इंटीजर रिटर्न करके देगा। अब आते हैं एडिशन करेंगे हम फ्लोट में। सो ए को मैं रखती हूँ 10.2f, और बी भी हमारा फ्लोट टाइप का होगा 10.5f, और सी भी हमारा फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का ही है। तो यहाँ पे मैं ए और बी का सम करूंगी, मीन्स अब मैं दो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू 10.2f और 5.5f को सम करूंगी, और फिर किस में रखूंगी, सी में रखूंगी। सी किस टाइप का, ये भी फ्लोट टाइप का ही है, और यहाँ पे सी प्रिंट कर लूंगी। ये कर सकते हैं हम। तो रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा, इन दोनों वैल्यूज का सम मिलेगा फ्लोट में। सेव किया और रन किया। सो 15.7 ये वैल्यू कैसी है, फ्लोट है।
अब अगर मुझे चाहिए था कि मैं डायरेक्टली कर सकूँ तो मैं यहाँ ये भी कर सकती थी 10.2f प्लस 5.1f 15.3 हो जाएगा वैल्यू। कंपाइल करो, रन करते हैं। 15.3 ये भी कैसा वैल्यू है? फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। अब हम कुछ चेंजेस करते हैं इसमें। ए हमारा कैसा है? फ्लोट है। बी की जगह पे मैं एक इंटीजर वैल्यू रख देती हूँ और यहाँ पे फिर मैं सी प्रिंट करती हूँ। तो a प्लस बी, पहले इनका सम होगा, एडिशन होगा और फिर इनका एडिशन कहाँ रखा जाएगा? सी में रखा जाएगा और फिर मैं सी को डिस्प्ले करूंगी। तो रिजल्ट किस में मिलेगा मुझे? वीडियो को पॉज करो और आंसर करो। फ्लोट में। वाई? क्योंकि जिस वैल्यू को मैं डिस्प्ले कर रही हूँ, सी की वैल्यू मैं डिस्प्ले करना चाह रही हूँ और सी कैसा है? फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का है। ए कैसा था? फ्लोट था। और 10 कैसा है? इंटीजर है। तो फ्लोट प्लस इंटीजर जब हम दोनों को सम करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो मिलेगा मुझे, वो रिजल्ट मुझे फ्लोट ही मिलेगा, क्योंकि फ्लोट और इंटीजर में फ्लोट बिगर वैल्यू होती है, इसलिए रिजल्ट किस में मिलता है मुझे? फ्लोट में मिलता है। तो यहाँ पे फ्लोट, कमेंट कर दूं, फ्लोट प्लस इंट क्या मिला मुझे? फ्लोट ही मिला। और फिर मैंने इसको रखा कहाँ पे? फ्लोट में रखा। लेकिन अगर ये सी हमारा फ्लोट टाइप का नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ देख लेते हैं, मैं ए में 10 को ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ तो कोई सी नहीं है, मैंने डायरेक्टली एक फ्लोट को एक इंटीजर में ऐड कर दिया और मैं इसका रिजल्ट देखती हूँ। कंपाइल करके रन करते हैं तो क्या अब भी मुझे फ्लोट मिलेगा? अब भी फ्लोट मिला। इट मीन्स कि जब भी आप फ्लोट को इंटीजर के साथ ऐड करोगे, रिजल्ट हमेशा आपको फ्लोट ही मिलेगा। बट क्या होता अगर मैं इस सी को, सी की जगह एक इंटीजर टाइप का डी बना देती और मैं यहाँ पे ये वैल्यू डी में स्टोर कर रही हूँ। आंसर मैंने स्टोर किया डी में और डिस्प्ले भी मैं डी कर रही हूँ। इस वक्त के लिए वीडियो को यही पॉज करो, कैलकुलेट करो और उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताओ कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। फिर वीडियो को आगे आप प्ले करना। कर लिया? चलो वापस चलते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया? एक फ्लोट वैल्यू ली, एक इंटीजर लिया, दोनों का सम किया तो रिजल्ट मुझे किस में मिलेगा? फ्लोट में ही मिलेगा। बट मैंने इसको रखा कहाँ पे? इंटीजर में रखा है। तो क्या होगा? देखो आंसर 20 मिला आपको। वाई? बिकॉज जो वैल्यू हमने डिस्प्ले की वो वैल्यू हमने इंटीजर की डिस्प्ले की है, तो जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू थी ना वो यहीं पे डिस्कार्ड हो गई। कब? जब a प्लस 10 की वैल्यू 10.2 प्लस 10 यानी 20.2 की वैल्यू जब d में असाइन होने जा रही थी, तभी कंपाइलर ने क्या देखा? d जो है हमारा वो इंटीजर टाइप का है, तो उसने 0.2 वैल्यू को डिस्कार्ड करके सिर्फ 20 वैल्यू ही d में स्टोर की और इसीलिए आपने जब यहाँ पे d डिस्प्ले किया तो आपको 20 ही मिला। बट अगर आप यहाँ पे a प्लस 10 कर रहे थे तो आपको एग्जैक्ट 20.2 मिल रहा था। अब यही सारी गलतियां आप करते हो क्योंकि आपको पता नहीं होता है। जब भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो आप क्या करते हो? सिर्फ वैल्यूज देखते हो और आंसर कर देते हो, आप कभी भी उनका डेटा टाइप नहीं चेक करते। इस प्रॉब्लम से आपने ये सीखा कि आपको वैल्यूज को, ऑपरेशंस को परफॉर्म करते टाइम, एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते टाइम हमेशा ये देखना है कि वैल्यूज रख कहाँ रहे, वैल्यूज असाइन कहाँ हो रही हैं, क्योंकि जिस टाइप के डेटा टाइप में आप वैल्यू असाइन करोगे उसके भी तो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। इंटीजर में हम फ्लोट तो रख ही नहीं सकते, तो फिर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज का कंपाइलर करेगा क्या? वो डिस्कार्ड ही तो करेगा। क्लियर? अब क्या मैं इस फ्लोट में एक कैरेक्टर ऐड कर सकती हूँ? कर देते हैं और डिस्प्ले कर लेते हैं डी को। अब फ्लोट देन कैरेक्टर और रखा हमने कहाँ पे? डी में। डी कैसा है? इंटीजर है, तो इसको इंटीजर ना करके अभी हम सी कर लेते हैं। किस टाइप का? फ्लोट टाइप का। रन करते हैं। एक फ्लोट को एक कैरेक्टर के साथ ऐड किया और रखा कहाँ है हमने? फ्लोट में। तो फ्लोट और कैरेक्टर में फ्लोट भरा था और फिर हमने फ्लोट को ही स्टोर किया फ्लोट में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जब हम फ्लोट को फ्लोट में स्टोर करेंगे तो। दैट्स वाई आपको कंप्लीट वैल्यू 75.2 मिली है। ए 65 में चेंज हो गया होगा, कैपिटल ए, स्मॉल ए की वैल्यू 10.2 थी, तो 10.2 प्लस 65 75.2। अब अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करके इसकी जगह पे यहाँ रख दूँ, अब क्या होगा? एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को मैं एक कैरेक्टर के साथ ऐड कर रही हूँ, तो फ्लोट और कैरेक्टर सम करके रिटर्न क्या करेगा? बिगर डेटा टाइप में। फ्लोट और कैरेक्टर में बिगर क्या है? फ्लोट है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? फ्लोट में मिलेगा आपको 75.2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ? इसको डी कर देती हूँ। अब यहाँ से तो मुझे फ्लोट रिटर्न मिलेगा, बट मैं स्टोर किस में कर रही हूँ? इंटीजर में कर रही हूँ। एक बिगर डेटा टाइप की वैल्यू को एक स्मॉलर डेटा टाइप में स्टोर कर रही हूँ, तो क्या मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी? पॉज करो, अगेन कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ अपने लॉजिक को यूज करके।
कंपाइल किया, रन किया एंड हियर इज योर आंसर। अगेन डेटा लॉस हो गया हमारा बिकॉज हमने एक बिगर डेटा टाइप की वैल्यू को कहाँ रखने की कोशिश की, स्मॉलर डेटा टाइप में रखने की कोशिश की। अब आप इसको कुछ ऐसे समझो, ये एक बड़ा सा कंटेनर है, इसके डेटा को आप रखना चाह रहे हो इस कंटेनर में। इज इट पॉसिबल टू पोर ऑल डेटा? नहीं ना, फ्यू अमाउंट ऑफ डेटा तो पोर हो जाएगा। व्हाट अबाउट दीज, कुछ तो डेटा लॉस हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से आप ध्यान रखना और इसी तरीके से आप याद रखना कि जब भी डेटा आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में असाइन करते हो तो इधर दोनों का जो टाइप है वो सेम होना चाहिए, या फिर लेफ्ट हैंड साइड की जो कैपेसिटी है वो बड़ी होनी चाहिए, तभी राइट हैंड साइड का कंप्लीट डेटा लेफ्ट हैंड साइड में पोर हो पाएगा। और जब भी आप ऑपरेटर्स की क्वेश्चन सॉल्व करो हमेशा डेटा टाइप को ध्यान में रख के सॉल्व करो। सिर्फ ऑपरेटर के बिहेवियर पे नहीं जाना है, आपको डेटा टाइप का भी बिहेवियर चेक करना होगा। फ्लोट को ऐड कर लिया हमने इंटीजर के साथ और कैरेक्टर के साथ भी। एडिशन समझ में आ गया? अभी मैंने आपको एडिशन सिखाया, एक बार उसको रिवाइज कर लो। मैंने आपको बताया कि जब हम इंटीजर में इंटीजर ऐड करते हैं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलता है, इंटीजर। मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट बात कर रही हूँ, ठीक है। जब मैंने इंटीजर में कैरेक्टर ऐड किया तो मुझे रिजल्ट क्या मिला, इंटीजर। मैंने इंटीजर में फ्लोट ऐड किया, मुझे रिजल्ट क्या मिला, फ्लोट। अब एक इंटीजर में जब मैं इंटीजर ऐड कर रही हूँ तब भी मुझे इंटीजर मिल रहा है, जब मैं कैरेक्टर ऐड कर रही हूँ तब भी मुझे इंटीजर मिल रहा है, और जब मैं फ्लोट ऐड कर रही हूँ तब मुझे फ्लोट मिल रहा है। क्यों? बिकॉज जब हम एडिशन करते हैं तो इन दोनों ऑपरेंड के बीच में कंपैरिजन होता है और इनमें से जो बड़ी वैल्यू होती है रिजल्ट हमेशा उसी में मिलता है। तो इंटीजर प्लस इंटीजर दोनों सेम है तो इंटीजर मिल गया। इंटीजर प्लस कैरेक्टर में क्या होगा, इंटीजर बड़ी वैल्यू है तो इंटीजर में रिजल्ट मिला मुझे। इंटीजर प्लस फ्लोट में क्या हो गया, फ्लोट बड़ी वैल्यू थी इसलिए मुझे फ्लोट में आंसर मिला। अब देखो ये तो इंटीजर के साथ हो गया। जब मैंने कैरेक्टर प्लस कैरेक्टर किया तो मुझे रिजल्ट क्या मिला, अगेन जब मैं कैरेक्टर को कैरेक्टर के साथ ऐड करूंगी तो मुझे रिजल्ट इंटीजर में ही मिलेगा, ठीक है। बिकॉज मैं क्या बात कर रही हूँ, बाय डिफॉल्ट सेटिंग की बात कर रही हूँ, और बाय डिफॉल्ट हमेशा हमारा इंटीजर ही होता है रिटर्न टाइप। उसके बाद मैंने कैरेक्टर में इंटीजर ऐड किया तो फिर मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, इंटीजर मिलेगा, बिकॉज ये दोनों सेम हो गए, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर में जब मैं फ्लोट ऐड करूंगी तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, फ्लोट मिलेगा। अगेन यहाँ पे भी सेम लॉजिक है, कैरेक्टर प्लस कैरेक्टर दोनों सेम है, बट जस्ट बिकॉज डिफॉल्ट जो रिटर्न टाइप होता है हमारा वो इंटीजर होता है तो आंसर मुझे किस में मिलेगा, इंटीजर में मिलेगा। लेकिन कैरेक्टर प्लस इंटीजर में बड़ी वैल्यू कौन सी है, इंटीजर है, तो रिजल्ट मुझे इंटीजर में मिला। कैरेक्टर प्लस फ्लोट में बड़ी वैल्यू कौन सी है, फ्लोट है, तो रिजल्ट मुझे फ्लोट में मिला। तो हमने इंटीजर के साथ देख लिया, कैरेक्टर के साथ देख लिया, सेम काम हम एक बार फ्लोट के साथ करके देखते हैं। सो फ्लोट में जब मैं फ्लोट को ऐड करूंगी दोनों सेम टाइप के हैं तो मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, फ्लोट आंसर रिटर्न मिलेगा। जब मैं फ्लोट में इंटीजर ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, अगेन रिटर्न फ्लोट मिलेगा, बिकॉज फ्लोट बिगर वैल्यू है। अब देखो ये भी रिपीट हो रहा होगा कहीं, फ्लोट प्लस इंटीजर, ठीक है। नेक्स्ट जब मैं फ्लोट में कैरेक्टर ऐड करूंगी तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, फ्लोट मिलेगा। ये भी कहीं रिपीट हो रहा होगा यहाँ, क्यों, क्योंकि फ्लोट हमारी बिगर वैल्यू है। ये सारे क्या है, हमारे रिजल्ट्स हैं। अगर मैं इनको डायरेक्टली डिस्प्ले करती हूँ तब तो वैल्यूज मुझे यही मिलेंगी, बट अगर मैं इनको पहले किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करके फिर डिस्प्ले करूंगी तो फिर इसमें कुछ चेंजेस होंगे। उन चेंजेस के रूल्स क्या होंगे वो हम आगे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ए असाइन कर रही हूँ एक्स में, एक्स किस टाइप का होता है, कैरेक्टर टाइप का होगा ए असाइन करने के लिए। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू ये जो इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू ऑपरेटर की राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के इस कंटेनर में आके स्टोर होगी। अब इन दोनों का टाइप सेम होना चाहिए तभी वैल्यू सही से स्टोर हो पाएगी, अदरवाइज अगर टाइप मिसमैच होगा तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप अगर इनके केस में देखो तो अगर आपको इंटीजर रिजल्ट मिला है तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल होगा वो किस टाइप का होगा, इंटीजर होगा। इस केस में किस टाइप का होगा, फ्लोट होगा। देन इसके लिए इंटीजर चाहिए, इसके लिए इंटीजर, फिर इसके लिए फ्लोट 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 एंड फ्लोट। तो राइट हैंड साइड में जैसी वैल्यूज मिल रही हैं लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल वैसा ही आपको चाहिए स्टोर करने के लिए। बट अगर आप कुछ चेंजेस कर देते हो तो क्या प्रॉब्लम होगी वो देखो। अगर आप कैरेक्टर को स्टोर करते हो इंटीजर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कैरेक्टर इंटीजर में स्टोर हो जाएगा, और जब आप डिस्प्ले करोगे इंटीजर को तो आपको इंटीजर की वैल्यू मिलेगी, इंटीजर मिलेगा। अगर मैं
इंटीजर को स्टोर करना चाह रही हूँ इंटीजर में, तो ये भी मैं कर सकती हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर वैल्यू मुझे फ्लोट मिली है और उसको मैं रखना चाह रही हूँ किसी कैरेक्टर टाइप में, तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? ये पॉसिबल नहीं है। अब अगर मुझे वैल्यू फ्लोट मिली है, इसको मैं रखना चाहती हूँ इंटीजर में, तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हाँ, कर सकती हूँ, बट डेटा लॉस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे वैल्यू मिली है 10.2f और मैं इसको रखना चाह रही हूँ इंटीजर में, तो जब मैं डिस्प्ले करूँगी तो मुझे रिजल्ट में सिर्फ 10 मिलेगा। 0.2 वैल्यू जो है ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, जो इसका डेसिमल पार्ट है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू ही आपको मिलेगी। नेक्स्ट, अगर मैं इंटीजर को रखना चाहूँ फ्लोट में, तो क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ, कर सकती हूँ। लेट सपोज मैंने 10 रखा फ्लोट में, तो मुझे रिजल्ट कैसा मिलेगा? फ्लोट में मिलेगा, ये कुछ ऐसा आंसर मिलेगा 10.0f, बिकॉज आपने फ्लोट कंटेनर यूज किया तो ऑटोमेटिकली एक डेसिमल ऐड कर देगा, बट यहाँ पे चूंकि डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं थी तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। ठीक है, सब करके देख लिया हमने। कैरेक्टर को रख लिया इंटीजर में, इंटीजर को इंटीजर में रख लिया, फ्लोट को कैरेक्टर में रख लिया, फ्लोट को इंटीजर में रख लिया, इंटीजर को फ्लोट में रख लिया। फ्लोट इंटीजर को हमने कैरेक्टर में नहीं रखा है। अब अगर मेरे पास इंटीजर है, इसको मैं कैरेक्टर में रखना चाहती हूँ, तो क्या मैं ये कर सकती हूँ? हाँ, ये भी पॉसिबल है, इंटीजर को भी मैं कैरेक्टर में रख सकती हूँ, बट आपको ध्यान रखना होगा कि इंटीजर 4 बाइट का होता है और कैरेक्टर हमारा 1 बाइट का होता है। ठीक है, तो अगर इस इंटीजर की जो वैल्यू है वो 1 बाइट में आने वाली है, तब तो जब आप इसको रखोगे तो यहाँ से सही डेटा मिलेगा आपको। लेकिन अगर 1 बाइट से ज़्यादा की वैल्यू रखोगे तो फिर यहाँ से डेटा लॉस हो जाएगा और फिर 1 बाइट की वैल्यू आपको रिटर्न मिलेगी। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से डेटा टाइप पढ़ाते वक्त समझाया था। तो इंटीजर कैरेक्टर को एक्सचेंज करके हमने देख लिया, इंटीजर फ्लोट को एक्सचेंज करके हमने देख लिया। फ्लोट कैरेक्टर हम एक्सचेंज कर ही नहीं सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। अब फ्लोट को फ्लोट में रखेंगे तो फ्लोट ही मिलेगा। तो ये था आपका रिवीजन। अभी जितना भी आपने कोड के साथ देखा था वो यही था। मैंने आपको एक बार फिर से समराइज कर दिया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं। एंड बिलीव मी, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रही हूँ ना, ये लोग अपने पेड कोर्सेज में भी नहीं सिखाते हैं, बिकॉज ये इतने छोटे छोटे से फंडामेंटल्स हैं जिनकी आपको आगे बहुत नीड पड़ेगी। बट ये सिर्फ तभी क्लियर होता है जब आप बहुत प्रैक्टिकल करते हो, तभी जाकर आप इन सारी चीज़ों को सीख पाते हो। अगर आप ऊपर से स्किम करके कुछ भी पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत डेप्थ में समझ में नहीं आएंगी। आई थिंक सब्ट्रैक्शन मुझे नेक्स्ट वीडियो में कवर करना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो अभी के लिए मैं आपको एडिशन के लिए कुछ होमवर्क दे रही हूँ, इनको आप परफॉर्म करके देखिएगा। पहले इनको आप नोटबुक पे सॉल्व करना, उसके बाद आप इसको कंपाइलर पे रन करके देखना, और फिर जो भी अगर आपका आंसर बिल्कुल सही है देन इट्स ओके, वेरीफाई कर लेना नोटबुक और कंपाइलर के साथ। और अगर कोई डाउट है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल हेल्प यू आउट। सो मैं आपको यहाँ पे कुछ होमवर्क देकर जा रही हूँ, ये आपको पहले सॉल्व करना है नोटबुक में और उसके बाद आप इसको कोड करके चेक करना। पहले कोड करोगे तो फिर प्रॉब्लम ये आएगी कि आप लॉजिक नहीं सीख पाओगे। देयर इज 6 एक्सप्रेशन फॉर यू, ये आपका होमवर्क है, और इन सब के आंसर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, सो दैट मैं समझ पाऊँ कि आप में से कितने लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्चुअली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अभी आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ईजी है, हम कर लेंगे, इट्स वेरी गुड, आप कर लो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आंसर लिख देना, नंबर देना और आंसर लिख देना, क्वेश्चन नंबर लिखना और आंसर लिख देना। So that's all for this video, and that's all for today also. I hope I have added some value to you. If this happened, please let me know in the comment section below. Please like the video, share with your friends, and also subscribe to the channel. Subscribe करने के बाद you have to click on all notifications so that whenever I upload any video, you will get notified. Subscription doesn't cost you at all, but it will motivate me. So if you want to motivate me, please subscribe to the channel and share with your friends. I'm signing off right now. See you soon in my next tutorial. Till then, keep learning and keep growing.